चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। आज देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई 4, है ना, पाठ 4 है हम लोग का सांख्यिकी। ठीक है, इसका हमने चलिए देखिए 4C अभ्यास तक हमने हल कर दिया है। ठीक है, इसको पूरा हल कर दिया गया है और आज हम लोग हल करेंगे अभ्यास 4D। ठीक है, आज इसको हल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अभ्यास जो 3C की बात की जितनी भी चीज़ें हैं ना, देखिए अभ्यास 3C यही है। इसके देखिए यहाँ तक हमने यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक प्रश्न था, यहाँ तक हमने सभी प्रश्नों को हल कर दिया है। ठीक है, आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे और अभ्यास 4C को हल कर लेंगे। ठीक है, 4D को। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखिए आगे हम लोग को दिया हुआ है दंड रेखा। अब हम लोग इसमें सीखेंगे दंड रेखा क्या होता है। ठीक है, चलिए आंकड़ों को चित्र रेखा द्वारा निरूपित करने में अधिक समय लगता है। चलिए हम जब आपको यह प्रश्नावली बता रहे थे ना, जब ये सब प्रश्न था यह वाला, ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि चित्र बनाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था। ठीक है, तो अब उससे भी आसान कुछ हमको बताएगा। ठीक है, तो कह रहा है ना कि चित्र रेखों द्वारा निरूपित करने में अधिक समय लगा तथा उसे बनाने में कठिनाई भी होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आकर्षक चित्र भी बनाना कठिन कार्य है। हाँ, देख रहे थे हम लोग आकर्षक चित्र नहीं हम लोग का बन पा रहा था। ठीक है, अतः आंकड़ों को निरूपित करने के लिए कोई अन्य चित्रीय विधि का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अब कोई अन्य चित्रीय विधि है, प्रतीक चित्रों के स्थान पर एक अन्य विधि में दंड रेखा का प्रयोग करते हैं। दंड रेखा एक समान चौड़ाई की क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दंड रेखा खींचे जाते हैं ना। देखिए क्षैतिज इस तरह होता है ना, जैसे कोई लाइन इस तरह है, ऐसे है ना, तो इसे क्षैतिज बोलेंगे, और इस तरह है ना ऊपर नीचे है तो उसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक है, अब लोग इसे, ठीक है, दंड या बार खींचे जाते हैं जिनके बीच की दूरी समान रखी जाती है। ठीक है, इस प्रकार खींचे गए प्रत्येक दंड की लंबाई दी हुई संख्या मान को निरूपित करती है। आंकड़ों को प्रस्तुत करने का यह चित्रीय निरूपण दंड आरेख बार डायग्राम या दंड आलेख बार ग्राफ कहलाता है। ठीक है, दंड आलेख को खींचना। ठीक है, आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो कक्षा 6 के 6 विद्यार्थियों, अच्छा कक्षा 6 के 6 विद्यार्थियों द्वारा पूर्णांक 600 में प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाता है। ठीक है, इन्होंने एक दंड आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर शिक्षार्थियों का नाम लिखा गया है सबका, अमिता, नमिता, दीप्ति, अजय, अमर, नाजिया, और प्राप्तांक देखिए कितना, अमिता 600 में कितना पाई है, 450 पाई है, और नमिता कितना 600 में पाई है, 300 पाई है। ठीक है, इसी प्रकार सब लोग पाए हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अभ्यास पुस्तिका पर समकोण पर काटती हुई क्षैतिज OX, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर OY खींचिए। देखिए अभ्यास पुस्तक, देखिए इन दोनों के बीच के समकोण मतलब 90 अंश का कोण, बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है ना यहाँ पे। देखिए क्षैतिज ये हुआ OX, बोला कि क्षैतिज रेखा OX जो है ये हम लोग का क्षैतिज रेखा बना। अच्छा ऊर्ध्वाधर देखिए O और Y, देखिए यहाँ पर O लिखा गया है ना। चलिए, और यहाँ पे 0 बनाया है। ठीक है, तो चलिए यह हो गया। तो हम लोग आ जाते हैं OY रेखा ना, OX पर शिक्षार्थियों का नाम अंकित कीजिए। देखिए OX जो है इस पर शिक्षार्थियों का नाम अंकित करना है। अमिता, नमिता, दीप्ति, अजय, अमर, नाजिया दिखा दिया क्षैतिज पर ना। अब ऊर्ध्वाधर पर क्या दिखाएगा, कह रहा है ना कि अंकित कीजिए, और ऊर्ध्वाधर OY पे प्राप्तांकों को दर्शाइए। OY पे देखिए प्राप्तांक, जैसे यहाँ से यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 150, 200, 250, 300, इसी तरह 700 तक दिखा दिया। ठीक है, दर्शाते हैं। यदि हम 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक मानते हैं, कह रहा है ना कि 1 सेंटीमीटर बराबर, चलिए यहाँ पर 100 अंक लेकिन दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 अंक निरूपित कर दें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर यदि हम 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक निरूपित करें तो दंड आरेख में अभ्यास में पुस्तिका पर नहीं खींचा जाएगा। मतलब ये कह रहा है ना कि अगर 10 सेंटीमीटर आप लेंगे ना, 10 अंक मानेंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक, तो देखिए 10, 20, 30 इस तरह करेंगे तो 100 अंक के लिए बहुत, देखिए अब हमको दिखाना है कितना, 500 अंक तक, है ना, 500 तक पाया है। तो 10 अगर 10 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर का अगर 10 अंक भी दिखाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको पैमाना बहुत अधिक मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए माना है निरूपित करें तो दंड आरेख पर अभ्यास पुस्तिका पर नहीं खींचा जा सकता है, नहीं खींचा जा सकेगा। ठीक है, उपयुक्त पैमाने के लिए ऊर्ध्वाधर अक्ष पर, ऊर्ध्वाधर मतलब यही ऊर्ध्वाधर इसी तरह है, और क्षैतिज ये वाला है। चलिए ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 1 सेंटीमीटर में 100 अंक निरूपित किया गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, वाई अक्ष यही है
और यह एक्स अक्ष है हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे एक्स दिया है, यहाँ पे वाई, ठीक है। यहाँ पे ओ एक्स है क्षैतिज और ओ वाई ऊर्ध्वाधर है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ना, सपर एक सेंटीमीटर पर 100 अंक निरूपित किए गए हैं ना, 100 अंक निरूपित किए गए। तो देखिए यह हम लोग को इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए अगर यहाँ पर हम लोग को देखना रहेगा ना, अमिता कितना अंक पाई है 450, तो देखिए यहाँ पर 450 किस यहाँ तक जाएगा इसका ना। देखिए इसका तो नमिता का दिख रहा है, दीप्ति का भी दिख रहा है, परंतु इसका थोड़ा सा हल्का हो गया है ना, यहाँ पे 400-450 तक जाएगा, ये यहाँ तक ऐसे है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा हम इसको बना देते हैं, इसका थोड़ा मिट गया है, ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। 450 तक अमिता का। और यह नमिता का हो गया, नमिता का कितना 300, नमिता देखिए 300 तक पाई है, 300। और दीप्ति देखिए, दीप्ति 400 की सीध में तक पाई है, 400, ठीक है। और अजय कितना पाया है, 350 पाए, तो 350 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार इसको देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आंकड़ों को शिक्षार्थी को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर और प्राप्तांकों को क्षैतिज अक्ष की दिशा में अंकित करके दंड क्षैतिज रेखा में खींचकर भी निरूपित किया जा सकता है। मतलब इन दोनों को बदला जा सकता है, मतलब इसको हम लोग इस पर दिखा सकते हैं वाई अक्ष पे, और इसको ये एक्स अक्ष पे दिखा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यही अब करके दिखाएगा आपको, ठीक है। तो खींच कर निरूपित किया जा सकता है, परंतु सामान्यतः ऊर्ध्वाधर दंड अधिक पसंद किए जाते हैं। मतलब इस तरह रखना ना ज़्यादा पसंद किया जाता है, ऊर्ध्वाधर दंड को रखना। मतलब इसको जो भी दिखा रहा है ना कि यह कितना पाया है, यह कितना पाया है, तो इसको इस तरह दिखाना ज़्यादा आसान है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे दिया परंतु सामान्यतः ऊर्ध्वाधर दंड अधिक पसंद किए गए, ठीक है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्षैतिज दिशा में दंड खींचा गया दंड आरेख, ठीक है। अब 36 इस तरह खींच रहा है ना। देखिए अब नाजिया को देखिए, इसे अमिता को यहाँ पर बैठाया, फिर नमिता, दीप्ति, अजय फिर ऐसे बैठाया, ठीक है। और चलिए यहाँ पर भी यह धुंधला हो गया, 450 तक पाई है। अमिता कितना पाई है, 450 ना, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे 450 है, इस तरह धुंधला है थोड़ा सा, तो इसको हम थोड़ा गाढ़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, अमिता इतना पा गई। चलिए तो आगे हम लोग को दिया हुआ एक्स अक्ष पर ना 1 सेंटीमीटर बराबर 100 अंक। तो देखिए 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, 100 अंक दिया हुआ है। आपको खुद ही दिया रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक 100 अंक माना, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया तो 100 अंक, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तक 400 पहुँच जाएंगे, ठीक है। बाकी और देखिए दीप्ति का उम्मीद दिख रहा होगा, उम्मीद यहाँ तक है, ठीक है। दीप्ति का है कितना, 400 अंक है, दीप्ति का 400 अंक है, ठीक है। तो 400 के सीध में है इसका, ठीक है, ये इसका है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं ना कि एक्स अक्ष पर दिया था कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 अंक, 1 सेंटीमीटर में 100 अंक माना है। चलिए इस प्रकार यहाँ पे आपको चित्र पूरा बना दिया है, बस यही चीज़ है ना। बस इस चीज़ को ना जो यहाँ पर दिया था अंकों को इस तरह ऊर्ध्वाधर था, इसको इसी तरह क्षैतिज बना दिया है ना। नाम देखिए एक्स अक्ष पे यहाँ पे नाम था, तो यहाँ पे वाई अक्ष पे नाम हो गया है। यहाँ पे एक्स अक्ष पे वाई अक्ष पे प्राप्तांक था, तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे प्राप्तांक हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कि आपको दिखा क्या रहे हैं, एक्स अक्ष पे यहाँ पे प्राप्तांक दिखा रहे हैं, यहाँ पे वाई अक्ष पे क्या दिखा रहे हैं, शिक्षार्थी। लेकिन यहाँ पर आप शिक्षार्थी एक्स अक्ष पे दिखा रहे थे और वाई अक्ष पे प्राप्तांक दिखा रहे थे, है ना। बताना पड़ेगा कि आप किस पर, ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, कि शिक्षार्थी इस पर दिखा रहे हैं, इस पर प्राप्तांक दिखा रहे हैं, और यह पैमाना भी मानना बहुत आवश्यक है ना, पैमाना लिखना कि आप क्या लिखे हैं पैमाने में, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार हमने देखा कि दंड आरेख सांख्यिकी आंकड़ों का एक आधार पर समान दूरी में बने बराबर चौड़ाई वाले क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर दंडों का चित्रकरण निरूपण है ना। कह रहा है कि यहाँ देखिए सब कुछ है यहाँ पे, जैसे इसकी मोटाई जो भी है यह बराबर होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि एक बहुत पतला हो गया, एक बहुत चौड़ा हो गया, है ना। और इन सब के बीच की आपस की दूरी बराबर होनी चाहिए। देख रहे हैं ना यहाँ पे दूरी इन सब की यहाँ पर आपस में बराबर है, ठीक है, और समानांतर भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक दंड की ऊंचाई या लंबाई उपयुक्त पैमाने पर केवल सांख्यिकी आंकड़े का मान निरूपित करती है, ठीक है। सांख्यिकी आंकड़े है ना, संख्याओं के आंकड़े जो भी है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। इन्हें कीजिए, कक्षा के साथ चर्चा कीजिए, और किसी खेल, है ना, अनाज की पैदावार, मतलब आप कोई भी खेल खेल रहे हैं तो सबका नाम लिख लीजिए कि कौन कितना स्कोर किया, है ना। चाहे किसी चीज़ का आप तुलना कर लीजिए, आपके जितने भी साथी हों वहाँ पे साथियों का आप नाम लिख लीजिए। और इस तरह कोई खेल खेल रहे हैं, आप पॉइंट मान रहे हैं ना, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अनाज किस, यहाँ पे आप प्रदेश का नाम लिख सकते हैं, चाहे इस तरह लिख सकते हैं, इस पे प्रदेश का नाम, कौन कितना परसेंटेज, मतलब कितना उत्पाद हुआ, ठीक है। चलिए साक्षरता दर के आंकड़े, इसको भी जाया जा सकता है, ठीक है। और इसमें देखिए तुलना ही करेंगे हम लोग, जैसे साक्षरता दर दिखा रहे हैं तो आप या तो हो सकता है
मतलब भारत, पाकिस्तान, इन सब देशों का तुलना करें या तो भारत में ही प्रदेशों का तुलना करें, ठीक है। इसका मतलब तुलना ही हम लोग को करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश का लिख देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया प्राप्तांक। आंकड़ों को सारणी बनाकर उन्हें दंड आरेखों द्वारा प्रदर्शित कीजिए, है ना। तो चलिए, तो ध्यान दीजिए, दंड आरेख खींचते समय निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। कि दंड आरेख की विषय वस्तु को ग्राफ के ऊपर एक शीर्ष के रूप में लिखना चाहिए, है ना। कि जिस चीज़ का आप ग्राफ खींच रहे हैं उसको आप ऊपर लिखिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग किसका लिख रहे थे, यहाँ पर हम लिख रहे थे कि जो भी लड़के थे, है ना, जो भी बच्चे शिक्षार्थियों और उसके प्राप्तांकों के बीच ग्राफ खींच रहे थे हम लोग ना, शिक्षार्थियों थे और प्राप्तांकों के बीच उनके ग्राफ खींच रहे थे, लिखना आवश्यक है ना। ग्राफ का पैमाना आवश्यक लिखना, देखिए जो पैमाना होगा यहाँ पर देखिए, पैमाना या लिखा गया ना, यह लिखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और यहाँ पे मतलब किसके बीच आप ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है। ग्राफ पैमाना आवश्यक है। पैमाना ऐसा होना चाहिए जिसे आकार न तो बहुत बड़ा और न ही बहुत छोटा हो, है ना। या देखिए एकदम मीडियम साइज में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हम बता रहे थे ना कि यहाँ पे जैसे 10 अंक मान लेगा, 10 अंक यहाँ पे मान लेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत छोटा हम लोग मान लें, ठीक है। चलिए, बहुत छोटा ना हो, न तो इतना छोटा हो कि चित्र की स्पष्टता न हो जाए, ठीक है। मतलब ऐसा भी ना हो कि स्पष्ट चित्र ही न बन पाए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आते हैं। सभी दंडों को चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो भी बना है ना, यह सभी दंड, इस सबका चौड़ाई सेम होना चाहिए, है ना, सबका चौड़ाई सेम। और दंडों के बीच की दूरी भी समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, यहाँ बीच की जो दूरी है यहाँ पर, ठीक है, यह दिख रहा होगा आपको, ठीक है, यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, सबके बीच की दूरी समान होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे जाते हैं। प्रत्येक दंड एक ही आधार पर होना चाहिए। देखिए सभी एक ही आधार पर है ना, OX पर सभी लोग हैं, ठीक है। सभी दंड इसी जगह खींचा गया है, नहीं कि एक यहाँ पर निम्नता का खींच लिए तो इस पर खींच देंगे YH पे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। सबको एक ही आधार से सब लोग है ना, आधार मतलब इसी पर OX पे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है दंड आरेख, है ना, कह रहा है ना कि आइए एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार, ठीक है, सोमवार से शनिवार तक की कमीजों की बिक्री क्या अध्ययन करते हैं। नीचे दिए गए दंड आरेखों नीचे दिए गए दंड आरेखों में कमीज की बिक्री दर्शाई गई है ना। देखिए कह रहा है ना कि किसी दिन सोमवार, मंगल, बुध सभी दिनों का या सप्ताह के सभी दिनों का दिया है और बेची गई कमीज, मतलब कोई दुकान है कितना कमीज बेच रहा है, इनके बीच में ग्राफ है, ठीक है। तो देखिए बोला है कि एक इकाई लंबाई में 5 कमीज है, ठीक है, एक इकाई लंबाई में 5 कमीज है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इकाई, ठीक है, यहाँ पर 1 इकाई दिया हुआ है, 2 इकाई, 2 में कितना 10 हो गया, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आ जाते हैं कितना, अब हम लोग देख लेते हैं कितना कितना कमीजें बेची गई। तो चलिए, तो जो भी उत्तर दिया वो हम लोग देखते हैं, क्योंकि देखिए मंगलवार को पूछेगा तो 10 5 15 हो जाएगा, और यहाँ पे सोमवार को पूछेगा तो 25, बुधवार को पूछेगा तो यहाँ पे 55 की सीध में है ना, तो 55 हो जाएगा, ठीक है। और चलिए बृहस्पतिवार को पूछेगा तो 60 हो गया, ठीक है। शुक्रवार को पूछेगा तो 30 हो गया, शनिवार को पूछेगा तो 70, ठीक है। चलिए तो हम लोग को देख लेते हैं, जो भी उत्तर है देख लेते हैं। अब देखिए, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस दिन अधिकतम कमीजें बेची गई, देख रहे हैं ना, शनिवार को सबसे अधिकतम बेची गई, ठीक है। शनिवार को कितना 70 कमीजें बेची गई, शनिवार के दिन 70, ठीक है। जिसके सीध में रहेगा यह, ठीक है। देखिए जो भी आपको दिया रहे शनिवार, जिसका भी देखना है यहाँ पर देखिए, और इसके सीध में देखिए कि कहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, इस पे बेची गई कमीजों की संख्या पे, ठीक है। तब तभी आप लोग को प्राप्त होगा। चलिए अब देखिए, और फिर पूछा है ना, किस दिन न्यूनतम कमीजें बेची गई, ठीक है, न्यूनतम संख्या में कमीजें बेची गई। न्यूनतम वाला यही है, कितना है 10 5 15, 15 ही कमीजें बेची गई यहाँ पर है ना, कितना देखिए 10 और 20 के बीच में, तो ये 15 कमीजें बेची गई हैं, और मंगलवार के दिन है, ठीक है। चलिए बृहस्पतिवार, यहाँ पर बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार के दिन 60 बेची गई, देखिए 60 कमीजें बेची गई। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है, जब आंकड़ों में संख्याएँ बड़ी होती हैं तो अलग अलग पैमाने की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए भारत की जनसंख्या की स्थिति के लिए यह संख्या करोड़ों में अतः उपयुक्त पैमाना को चुनना भी होगा कि एक इकाई में 10 करोड़ जनसंख्या दिखाएं। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर एक इकाई में कितना माना था, एक इकाई लंबाई ना, यहाँ पे एक इकाई लंबाई में माना था 5 कमीजें, ठीक है। तो यहाँ तो इस तरह हो गया, लेकिन अगर हम जनसंख्या दिखाना है ना, जनसंख्या चूँकि बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए हम लोग को क्या एक इकाई में कितना दिखाना पड़ेगा, 10 करोड़ जनसंख्या दिखाना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए हम आ जाते हैं आगे। आगे हम लोग को दिया हुआ है दंड आरेखों को पढ़ना, ठीक है। किसी दंड आरेख को पढ़ने के लिए कुछ बिंदुओं पर सावधानीपूर्वक से विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए चित्र 7 में दंड आरेखों को पढ़ने पर हम पाते हैं कि देखिए हम लोग को चित्र 7 यही था, दिया था कि एक इकाई लंबाई बॉक्स है ना बराबर 5 कमीज़ें, ठीक है। तो अब देख रहे हैं ना कि यहाँ पे देखिए एक इकाई लंबाई में कितना था, 5 हम लोग को कमीज़ें दे रहा था। एक इकाई लंबाई यही था, यहाँ पे 2 इकाई, यहाँ पे 3 इकाई, यहाँ पे 4 इकाई ना। तो देख रहे थे यहाँ तक 5 कमीज़ें, यहाँ पर 10 कमीज़ें दिया था ना, 10 कमीज़ें, यहाँ पर यहाँ तक 20 कमीज़ें, यहाँ पर 30 कमीज़ें। तो जैसे दिया था वैसे हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं कि दंड आरेख को हम पढ़ पाते हैं कि दंड आरेख किसी सप्ताह में सोमवार से शनिवार तक कमीज़ों की बिक्री दर्शाता है ना, सोमवार से शनिवार तक की कमीज़ों को दर्शाता है, ठीक है। और दिखा है सेकंड नंबर, दिन सोमवार से शनिवार तक क्षैतिज रेखा पर दिखाया गया है ना। देखिए क्षैतिज रेखा है, यह होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो आगे हम लोग को दिया हुआ है और एक उपयुक्त पैमाना मानकर कमीज़ों की बिक्री ऊर्ध्वाधर रेखा पर दिखाई गई है ना। कमीज़ों की जो भी बिक्री है वो क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा पर दिखाई गई है। किसी दंड की ऊंचाई उस दंड की संगत कमीज़ों की बिक्री को इंगित करती है ना। जैसे जहाँ पर ऊंचाई पर आप चले गए, इसकी देखनी है तो इसके सामने देखिए कहाँ तक पहुँचा आप, 10-20 के बीच में कितना है, 15 हो जाएगा। यहाँ पर शुक्रवार को देखना है, यहाँ पर देखिए इसके सीध में कितना दिख रहा है, 35, तो 35 हो गया। शनिवार का देखना है, इसके सीध में देखेंगे तो आपको 70 मिलेगा, ठीक है। ये इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि दंड आरेख का अर्थ बताना। चलिए दंड आरेख का अर्थ हम लोग बताते हैं। दिया हुआ है कि किसी दिए गए दंड आरेख का अर्थ बताने का तात्पर्य है कि निष्कर्ष निकालने से चित्र 4 के दंड आरेख से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जाते हैं ना। अब देख लेते हैं कि चित्र 4 है कहाँ पे। चलिए चित्र 4 तो यहाँ पर है, देख लेते हैं। इसी चित्र 4 की बात कर रहा है, किसी और की बात कर रहा है ना। निकाले जाते हैं कि दंड आरेख में सप्ताह के सोमवार, चलिए तो यहाँ पर लिखना चाहिए था इसको चित्र 7, ठीक है, क्योंकि दंड आरेख में सप्ताह के सोमवार शनिवार तक की बिक्री कमीज़ों ना, तो यहाँ पर देखिए चित्र 7 होगा, है ना, क्योंकि देखिए चित्र 7 है। चलिए चित्र 7 हो गया कि दंड आरेख से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल जाते हैं। दंड आरेख में किसी सप्ताह से सोमवार से शनिवार तक की बिक्री की संख्या बताता है ना। देख रहे हैं कि सोमवार शनिवार तक की बिक्री को बता रहा है, ठीक है। और सबसे लंबा दंड अधिकतम बेची गई कमीज़ों को की संख्या को दर्शाता है, ठीक है ना। यही सबसे अधिक बेची गई है, शनिवार को कितना 70 बेचा गया। चलिए सबसे छोटा दंड आरेख 15 के संगत है। देखिए यहाँ पर सबसे छोटा कितना था, 15, 10-20 के बीच में कितना 15 मिल रहा था हम लोग को, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। किसी विशेष दिन बेची गई कमीज़ों की संख्या कितनी है। किसी विशेष दिन बेची गई कमीज़ों की संख्या। इस प्रकार दंड आरेख के दिए आंकड़ों को सरलता से समझने में सहायता होती है। केवल आरेख को देखकर ही निकाल सकते हैं। देखिए किसी विशेष दिन बेची गई कमीज़ों की संख्या कितना है, जिस दिन का भी पूछेगा ना, इसका मतलब ये है ना किसी विशेष दिन, मतलब सोमवार का पूछेगा तो यही विशेष दिन होगा, है ना, इसका 25 हो जाएगा। जिस दिन का पूछेगा उस दिन का आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए और आ जाते हैं हम लोग ना अपने अभ्यास पर आ जाते हैं। चलिए तो अभ्यास को हम लिख लेते हैं। अभ्यास 4D, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, पहला प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे कि पहला यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी चित्र आप देख ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंक दिया गया है कि कौन कितना अंक पाया है हिंदी अंग्रेजी विषय में, एक किसी का दिया हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त दंड आरेख को देखिए जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए अंकों को प्रदर्शित करता है ना। कोई मोहित लड़का है, ठीक है, उसका देखिए वार्षिक में जो भी हिंदी अंग्रेजी सब ये सब पढ़ा है उसमें इतना सब अंक पाया है ना। दंड कह रहा है ना, यह दंड आरेख क्या सूची प्रदर्शित करती है, यह दंड आरेख क्या सूची प्रदर्शित करती है। तो यह हम लोग लिख लेते हैं पहला का हल, ठीक है। इसमें जो भी जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सबको हल कर लिया जाता है, ठीक है। हल पहले वाले का हम लोग हल कर रहे हैं पहला ना, तो लिख दीजिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। क्या किसको दर्शा रहा है, मोहित द्वारा रहेगा, द्वारा प्राप्त
किए गए वार्षिक विषयों के प्राप्तांक। यही ना दिखा रहा है, मोहित द्वारा प्राप्त किए गए वार्षिक विषयों का प्राप्तांक ही इसमें दिखा रहा है। यह दंड आरेख क्या सूचित करता है ना, कि अब बता देगा कि अब विषय और अंक है, ठीक है। मोहित द्वारा प्राप्त किए गए वार्षिक विषयों के प्राप्तांक ही दिखा रहा है, ठीक है। कि अब पूछ देगा हिंदी में कितना पाया है, तो आप बता देंगे कि हाँ 60 अंक पाया है, और यहाँ पर दिखा देगा कितना अंग्रेजी में, तो यहाँ पर हो जाएगा 55, ठीक है, क्योंकि ये देख रहे हैं ना 50 और 60 के बीच में आ रहा है। तो चलिए, तो हम लोग आगे जो भी दिया है उसका हम लोग हल लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम लोग को आ जाते हैं सेकंड प्रश्न पे। सेकंड हमको दिया हुआ है, कह रहा है ना कि किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो अधिकतम वाला तो यही है, ठीक है, यही गणित में किस विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं, तो हम लोग लिख देते हैं किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। तो लिख दीजिए मोहित ने गणित में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। अधिकतम अंक प्राप्त किए, अगर अच्छा पूछ देता कितना, तो अधिकतम अंक कितना हो जाता, 80 हो जाता, ठीक है। चलिए, तो किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं ना, पूछ नहीं रहा है कि कितना, ठीक है, नहीं तो हम लोग लिख देते कितना प्राप्त है। चलिए, ठीक है, तो आगे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, तीसरा वाला है किसी विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए, तो न्यूनतम वाला हो जाएगा यही वाला है, सामाजिक विषय में ना 50 नंबर पाया है, ठीक है, इससे तो कम किसी में नहीं पाया। तो लिख लीजिए तीसरा किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो मोहित ने सामाजिक विज्ञान में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। अच्छा पूछ देता है कितना, तो देखिए यहाँ पर आ जाते हैं कितना, सामाजिक विज्ञान कितना, यहाँ पे 50 के सीधे में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको 50 मिलता है ना, यहाँ पर जाएंगे सीधे में ना तो 50 मिलेगा आपको, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, प्रत्येक विषय के नाम और उनके प्राप्तांकों में प्राप्त किए अंक भी लिखिए। प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए प्राप्तांक भी लिखिए, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका ना हम लोग स्केल्स की मदद से लिख देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं विषय, ठीक है। इसको चाहें तो हम अलग से वैसे भी लिख सकते थे कि हिंदी में कितना पाया 60, इस तरह भी लिख सकते थे, लेकिन हम इसको इस तरह लिख देते हैं ना विषय, और यहाँ पर लिख देते हैं कौन सा अंक, ठीक है। चलिए विषय, विषय में हिंदी में कितना बोला पाया, देखिए विषय हिंदी में यह पाया है 60 अंक ना, तो 60 लिख दिए, ठीक है। अच्छा अंग्रेजी में कितना पाया है 55 ना, अंग्रेजी में पाया है, अंग्रेजी में 50 और 60 के बीच में है, तो ये 55 अंक प्राप्त किया है, ठीक है। अब आ जाते हैं गणित पे। देखिए हमने लिख दिया है कि यहाँ पर यह विषय हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर विषय दिखा रहे हैं ऊपर, ठीक है, यहाँ पर अंक कितना कितना पाया वो दिखा रहे हैं। गणित में ऐसा है कि पाया है 80 अंक, ठीक है। और आ जाते हैं किस पे, अच्छा विज्ञान में कितना पाया है, ठीक है, तो विज्ञान में पाया है, विज्ञान में यहाँ पे पाया है 70 और 80 के बीच में, तो 75 इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए एक खाना हम लोग को और बनाना पड़ेगा ना, चलिए इसको बना लेते हैं। चलिए हो गया हम लोग का सामाजिक विज्ञान ना,
सामाजिक विज्ञान में ऐसा है कि मिला इसको 50 अंक, ठीक है। बस इसी प्रकार हो गया। चलिए हम लोग आ जाते हैं किस पे, ये हम लोग का ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग देखिए, हम लोग को दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है ना कि निम्नलिखित आरेख 2000 से 2004 की में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं का मात्रा दर्शाता है ना। कह रहा है कि 2000 में कितना खरीदा, इतने टन खरीदे, सब पैमाना यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो और इसको हम लोग ना हल कर लेते हैं, ठीक है। हल आज हम दूसरे वाले को हल करेंगे। इसमें पहला दूसरा तीसरा दिया हुआ है, तो चलिए दूसरे में हम लोग पहला हल करेंगे ना। चलिए, और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना 1 सेंटीमीटर बराबर पैमाना कितना दिया हुआ है, 5000 टन, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, और देखिए यहाँ पर 5-5 खाना दे दिया है ना। 5-5 खाना इसलिए दे दिया है कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 5000, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 5000 टन, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 5000 टन। यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यह 1 सेंटीमीटर ही दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर और यहाँ 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 5 टन, यहाँ पे 10 टन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 5-15 टन, है ना। क्योंकि 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है ना जी। तो और इसमें कितना टन हो जाएगा 5000 टन, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में दिखा रहा है 5000 टन, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 1 सेंटीमीटर में 5000 टन, और 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये 10 तक हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर में कितना 5-5 10,000 टन। तो यहाँ पे देखिए 10 बनाया गया, फिर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर तो 15 टन, ठीक है। तो बस आप उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग हल कर लेते हैं ना। इस आरेख का पैमाना क्या है, पैमाना यही है, लिख दीजिए, ठीक है। इस आरेख का उपरोक्त द्वंद्व आरेख का आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इस आरेख का पैमाना क्या है, लिख दीजिए, पैमाना है, पैमाना, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड प्रश्न में। सेकंड हमको दिया हुआ है कि किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी और कितनी ना। तो किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई है ना। यह सरकार खरीद रही है गेहूं ना, उसका और दिया हुआ है कि किस वर्ष में कितना खरीदी है, उसी के बीच का ग्राफ है, ठीक है। तो यहीं पर सबसे ज़्यादा सरकार खरीदी है 2004 में, कितना 30,000 टन खरीदी है ना। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 5000 टन है, तो 5, 10, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25 और 30 ना। यहाँ पे 2004 में 30,000 टन खरीदी है, ठीक है। तो लिख दीजिए किस वर्ष में अधिकतम मात्रा में खरीदी गई है और कितनी ना। तो लिख दीजिए वर्ष कितना 2004 में अधिकतम गेहूँ खरीदी गई है, और कितनी पूछा है ना, तो और कितना, तो लिख दीजिए 30,000 टन भी लिख सकते हैं, या फिर 30,000 बना सकते हैं। तो चलिए हम ऐसे लिख देते हैं 30,000 टन, ठीक है। इतना ही खरीदा गया। चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा वाला है किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी है। तो न्यूनतम वाला तो यही है, ठीक है। न्यूनतम वाला सन 2000 में खरीदा गया, जो कि है 15 टन, ठीक है। यहाँ से 5 टन, 10, 15 टन, ठीक है। 15 की सीध में है ना, तो यहाँ पर हो गया किस वर्ष में न्यूनतम मात्रा खरीदी गई ना। तो बस हमको वर्ष बताना है, तो लिख देते हैं वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई है, ठीक है। वर्ष 2000 में न्यूनतम मात्रा खरीदी गई है। अच्छा पूछ देता कितना, तो कितना मैं कह देता ना। देखिए कितना यहाँ पर पूछा था तो हमने लिखा कितना, ठीक है। यहाँ पर कितना नहीं पूछा इसलिए नहीं, लेकिन देख समझ लीजिए कितना 5, 10, 15,000 टन है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले पे कि वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई, ठीक है। यहाँ पर पूछा है तो कितना, तो हम लोग बताएंगे कितना खरीदा है। तो देख रहे हैं वर्ष 2002 में यहाँ पर जा रहे हैं तो कितना 20,000 टन, ठीक है। यहाँ पर चले जाएंगे 2002 में तो 20,000 टन की सीधे में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा
वर्ष 2002 में कितना, वर्ष 2002 में गेहूँ कितना, बस 2000 में 20,000 टन गेहूँ खरीदा गया। ठीक है, ये हो गया उत्तर। चलिए हम लोग आ जाते हैं, अब हम लोग आ गए तीसरे पे ना, तो चलिए तीसरे इसको भी हल कर लिया जाए। चलिए इसमें भी हमको पहला दूसरा करके ऐसे देना ही है उत्तर। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग चलिए पहले के लिख लेंगे उत्तर और इसको हम लोग प्रश्न को पूरा पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित दंड आरेख में आवासीय विद्यालयों में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों को दर्शाया गया है। अब 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और कितने शिक्षार्थी, 10 शिक्षार्थी। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और 20 शिक्षार्थी हो गया, यहीं से गिनेगा ना, यहीं से होगा। और यहाँ से 3 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ से आते 30 शिक्षार्थी। ठीक है, उम्मीद है पैमाना समझ में आ गया होगा, 1 सेंटीमीटर। देखिए निम्नलिखित दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों को, ठीक है, दर्शाता है। पैमाना यहाँ पे दिखा दिया और सब बता दिया गया 2000। अब 2000 में कितना होगा, सन 2000 में कितने शिक्षार्थी मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 10, 20, 30, यहाँ पे इसके सीध में जाएंगे तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। चलिए 2001 की बात करेगा तो इसके सीध में जाएंगे तो कितने, 40 शिक्षार्थियों की संख्या। और सन 2002 में चले जाएंगे तो यहाँ पे मिल रहा है 60 की सीध में, तो 60 शिक्षार्थी हो जाएगा। अच्छा 2003 की बात करेगा तो यहाँ पर मिलाएंगे तो 50 शिक्षार्थी। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ समझ में आ गया। तो देखिए, तो ऊपर दंड आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग उत्तर दे देते हैं। पहला वाला है कि वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी। वर्ष 2001 में, चलिए 2001 यहाँ पर है तो 40 था। ठीक है, हमने बता दिया। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर में 10 शिक्षार्थी दिखा रहा है और यहाँ पे 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पे 2001 में कितना, तो लिख दीजिए वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या 2001 में 40 थी ना। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, आगे दिया हुआ है वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2003 की संख्या से कितनी अधिक थी ना। तो देख रहे हैं, चलिए इसको भी हल कर लिया जाए। थोड़ा सा एक बार प्रश्न को फिर पढ़ लीजिए। दिया हुआ है ना कि वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या 2001 से शिक्षार्थियों से कितनी अधिक थी ना। देखिए 2002 और 2001 में हम लोग को तुलना करना है, तो 2002 और 2001 में तुलना करिए। देखिए 2001 में कम है, कितने हैं, सिर्फ 40 है, लेकिन 2002 में देख रहे हैं तो 60 है ना। तो लिख दीजिए वर्ष 2001 से कितना, वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों, वर्ष 2001 से वर्ष 2002 में ना शिक्षार्थियों की संख्या कितना अधिक है। देख रहे हैं ना 2001 में 40 है, यहाँ पर 60 तक पहुँच रहे हैं, तो हो गया शिक्षार्थियों की संख्या 20 अधिक है। ठीक है, वर्ष 2001 से 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या 20 अधिक है। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी ना। तो चलिए ये तो एकदम आसान है, इसी में 2002 में। थर्ड वाले पर आ जाते हैं हम लोग। अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी, तो वर्ष लिख दीजिए 2002 में ना, कितना, 60। और कितना पूछ रहा था, सीधा हम लोग वर्ष लिखते हैं। वर्ष कितना, 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या सबसे अधिक थी। ये हम लोग का उत्तर बन गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे हम लोग के नई प्रश्न है। ठीक है, बस इतना ही था। तो चलिए अब हम लोग हल करेंगे, इसके बाद अगले दिन हल कर दिया जाएगा अभ्यास 4। ठीक है, तो चलिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।